अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी, उसकी मृत्यु हो गई है। बांदा जेल में एक बीमारी के चलते उसे बांदा के मेडिकल कॉलेज में देर रात भर्ती कराया गया, जहां रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। कौन है मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के समाज में उसकी क्या भूमिका रही है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। लंबे समय तक वो विधायक भी रहा है और उस इलाके में सांसद भी चुने जाने में मुख्तार अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। मुख्तार अंसारी के प्रभाव, उसकी मौत और उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड, यहाँ की राजनीति और बदले हुए समीकरण पर आज खुली चर्चा होगी। बहनों भाइयों, देर रात पूरे उत्तर प्रदेश में जब ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, सन्नाटा छा गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सड़कों पर आ गई, गश्त बढ़ने लगी, अर्धसैनिक बल तैनात किए जाने लगे। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। आखिर कौन था मुख्तार अंसारी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार ने इतनी ज़्यादा सावधानी बरती? मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में कोई छिपा हुआ नाम नहीं, बल्कि सबसे दुर्दांत और सबसे चर्चित और सबसे बड़े डॉन के तौर पर उसकी पहचान रही है। मुख्तार अंसारी पर एक दो नहीं बल्कि 60 से ज़्यादा मुकदमे चले, जिसमें हत्या, फिरौती, एक्सटॉर्शन, डकैती, वसूली, ज़मीन कब्जा करने और संगठित गिरोह चलाने के रहे। उत्तर प्रदेश के लोग मुख्तार अंसारी के बारे में अच्छे से वाकिफ़ हैं। पूर्वांचल के लोग विशेष तौर पर वाकिफ़ हैं। दशकों तक पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड पर मुख्तार अंसारी की हुकूमत रही है। मुख्तार ने जो चाहा वही किया है। बहुत सी ऐसी सरकारें और आई गईं, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य था वो ताकतवर होता चला गया। इतना मजबूत हो गया कि वो सरकारों को भी चुनौती देने लगा था। बहन भाइयों, लोग भूले नहीं हैं जब विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता रुंगटा का अपहरण कांड और उसके बाद सबसे चर्चित और आज तक का सबसे बड़ा शूट आउट 2005 का कृष्णानंद राय। मुख्तार अंसारी की धमक ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश में किसी मुद्दे पर, ठेका, पट्टा, ज़मीन या किसी भी मुद्दे पर, या फिर पूर्वांचल में खासतौर पर गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, घोसी, सलेमपुर, बलिया, इन इलाकों में तो उसकी तूती बोलती थी। वहाँ विधायक कौन बनेगा, मुख्तार अंसारी ही तय करते थे बहुत सी सीटों पर। मुख्तार अंसारी का फैक्टर गाजीपुर में तो लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। गाजीपुर के बाहर के लोग भले ही मुख्तार अंसारी को बहुत बड़ा डॉन और माफिया मानते रहे, लेकिन गाजीपुर पे के लोगों पर उसकी गजब की पकड़ थी। इसी कारण वो बार बार खुद ही मेले चुनने जाता था। उसने अपने भाई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवाया, बेटा इस बार विधायक है, भतीजा भी विधायक है। यानी कि लोगों पर पकड़ रही है, तो कोई तो कारण रहा होगा कि पकड़ रही होगी। तो मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, इसको लेकर दो थ्योरी चल रही है। मुख्तार अंसारी के परिवार का यह कहना है कि उसे जहर देकर मारा गया। मरने से पहले स्टेटमेंट के जरिए और लिखित के जरिए मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को सूचित किया कि उसे 19 तारीख की रात 19 मार्च को जहर दिया गया। लेकिन प्रशासन, पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का यह दावा है कि मुख्तार अंसारी की जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। पोस्टमार्टम भी हुआ है, रिपोर्ट अभी सार्वजनिक होना बाकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, सुनवाई शायद वहां भी होगी। तो आज हम खुली चर्चा करेंगे कि कौन था मुख्तार अंसारी, इसके मरने के बाद राजनीति किस तरह से बदलेगी, विशेष तौर पर पूर्वांचल में, और वो भी कुछ खास पॉकेट्स में। और अपोजिशन का खुला आरोप है कि मुख्तार अंसारी को मारा गया है। वो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। कई पार्टियां खुलकर, कोई दबकर, कोई सामने से और कोई पीछे से। आज चर्चा इसी विषय पर होगी। इस सिलसिले में आए कुछ बयान आप सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। कि उस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे और ये जो मौत हुई है संदेह के घेरे में है। मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। इस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, थानों के अंदर, जेलों के अंदर लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 श्रेणी में आ रहा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल वाले, ये होता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह मौजूद हैं और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देने वाले रिटायर्ड डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से हैं और मऊ से मैंने विशेष तौर पर आनंद गुप्ता, जाने माने पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने अंसारी फैमिली के कारनामे, राजनीतिक, आपराधिक सब कवर किए हैं। आज इनसे हम खुली चर्चा करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुलखान सिंह जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि जो कुछ भी घटना बांदा जेल के भीतर हुई और मुख्तार अंसारी की मौत, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एज ए डीजीपी भी इस माफिया को हैंडल किया होगा, फिर इस घटना के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, ये घटना वजेश जी इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि मुख्तार अंसारी ने कई दिन पहले ये आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की जा सकती है। फिर उसने ये भी कहा कि उसको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उसके बाद उसकी अगर हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है तो ये मामला बहुत ही संदिग्ध, बड़ा संवेदनशील मामला है। ये इसमें सरकार की और पुलिस जी, तो मेरा तो ये मानना है कि इसमें सरकार को खुद पहल करके इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच का आदेश करना चाहिए ताकि सारे सर्कमस्टांसेस को देख करके और सही बात सामने आ सके। तो जुडिशियल इंक्वायरी में वो बात सामने नहीं आती हैं जी, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में जुडिशियल इंक्वायरी का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी किस तरह का माफिया था और उसका किस तरह का मोडस ऑपरेंडाई था। आप तो डीजीपी भी रहे हैं, माफिया उन्मूलन के सेल भी आपने देखा होगा, समीक्षाएं भी की होंगी, आपका लंबा कैरियर है। कौन था मुख्तार अंसारी? मेरे डीजीपी के टेन्योर के दौरान तो ये मुख्तार अंसारी जेल में ही था, कोई इसकी गतिविधियां कहीं नहीं थी और मैं चूंकि उधर कभी तैनात नहीं रहा तो मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन जितना अखबारों के माध्यम से जानकारी इसमें होती है जी, ये पूर्वांचल के अपने गैंगवार रहे हैं जिनमें एक एक्सिस मुख्तार अंसारी भी हमेशा रहा है, चाहे ब्रजेश सिंह के साथ टक्कर हो या कृष्णानंद राय के साथ टक्कर हो, तो ये इस सब में एक एक्सिस ये मुख्तार अंसारी रहता था। आपको ये मुख्तार अंसारी की मौत का मामला संदिग्ध क्यों प्रतीत होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि इसने पहले आरोप लगाया था इस तरह का, ओके, और उसके बाद वही चीज हो गई, तो इससे तो स्वतः मामला संदिग्ध हो जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए जरूरी है कि एक स्वतंत्र जांच हो और ये जांच सीबीआई ही कर सकती है और तो कहीं से हो नहीं सकता। ऑल राइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ आनंद गुप्ता मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं और मऊ में इन्होंने काफ़ी कुछ कवरेज भी किया है। आनंद जी, आपका स्वागत है। जब आप लोगों को ये बात पता चली कल देर शाम, तो किस तरह के रिएक्शंस आप लोगों को वहाँ स्थानीय जनता के देखने को मिले? मुख्तार अंसारी को लेकर आप हमें क्या जानकारी साझा कर सकते हैं और ये जो कुछ भी घटना हुई इसको लेकर क्या ओपिनियन आप लोग रखते हैं? मुख्तार अंसारी की जो कल से सूचना मिली लोगों के बीच में, तो मुख्तार अंसारी के निधन की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों में, उनके जानने वाले लोगों में, शुभचिंतकों में काफी दुख रहा। वहीं जो मुख्तार अंसारी से विरोध रखते हैं उनके अंदर खुशी हो सकती है, लेकिन उनके समर्थकों में काफी दुख था और वे काफी दुखी थे। हर खबर की, बड़ी चैनल हो, छोटी चैनल हो, स्थानीय पोर्टल हो, यूट्यूब हो, खबर सबसे निधन का आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पुख्ता करना चाहते थे, उसको पुष्टि करना चाहते थे क्या ये खबर सही है। बहुत से लोगों ने आज तक, जी न्यूज, भारत समाचार, इस तरह के चैनलों के पे खबर आने के बाद भी हम लोगों से स्थानीय पूछ रहे थे क्या ये खबर सही है, खबर सही है। तो हम लोग को बताना पड़ता था कि अरे भाई, जब इस तरह की चीजें बड़े चैनल ला रहे हैं, बड़े चैनल दिखा रहे हैं, तो खबर सही ही होगा, ऐसी खबरें नहीं आती हैं। एक माफिया की मौत हुई, इसको लेकर लोग कैसी ओपिनियन रखते हैं? क्योंकि
सबको ही जानता है कि मुख्तार अंसारी की क्या स्थिति थी, किस तरह से वो अंडरवर्ल्ड चलाते थे, कितने बड़े अपराधी थे वो। देखिए, मुख्तार अंसारी तो अपराधी के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन मऊ में उनका अपराध और जो उनकी जनप्रतिनिधित्व काल है, दोनों का कार्यकाल रहा है। अपराध का कार्यकाल कम रहा है। मऊ में जो भी अपराध उनके द्वारा कारित हुए हैं, तो उस समय वो जेल में बंद हैं। और उसके पहले मऊ में जब भी वो पहली कदम रखे, वो पहला कदम मऊ में आए, अपना सामाजिक रूप से कह लीजिए, राजनीतिक रूप से कह लीजिए, अपराध की दुनिया में होने के बाद भी राजनीति में आए तो सामाजिक से आदमी आता है। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ राजनीतिक मतलब ज्यादा रखा मेरे हिसाब से। दंगे में नाम आए, दंगा में जो भी उनकी पृष्ठभूमि दिखाई गई, बताई गई, तो जितना दंगा में दोषी बताया जाता है, मेरे हिसाब से उतना दोषी नहीं है। हाँ, मैं इस विषय को नहीं मानता हूँ, क्योंकि दंगे के समय मैं देखा हूँ, कवरेज रहा हूँ, उनके लोग, उनके समर्थक या साफ साफ कह लीजिए मुस्लिम के लोग उनके आने से उत्साहित हो गए, उत्तेजित हो गए, लेकिन इसके पीछे उनका कोई इरादा मेरे जानने में नहीं लगता था। पर कृष्णानंद राय जो मौजूदा विधायक थे, जिस तरह से ब्रूटली उनका मर्डर किया गया, और उसके बाद एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें मुख्तार अंसारी, जी जी, हाँ, तो वो घटना निंदनीय है। उस घटना में मुख्तार अंसारी बिल्कुल, मान लीजिए कानून क्या सजा देता है, क्या क्या उसमें कानून से आता है, उस घटना में जितनी भी भर्त्सना की जाए कि वो घटना निंदनीय है। वो दोनों लोगों का गैंगवार था, आपस की रार थी, उस रार में बाजी वो जीते। और कृष्णानंद राय जैसे व्यक्तित्व का हत्या कराना मुख्तार के लिए, वहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई। तो क्या अब अंसारी परिवार का राजनीतिक साम्राज्य खत्म माने, या फिर अभी लोगों की सहानुभूति बाकी है? नहीं नहीं, अभी अंसारी परिवार का राजनीतिक रसूख और जो भी मऊ, गाजीपुर या आसपास के क्षेत्रों में जो उनकी पकड़ है, राजनीतिक उनका पृष्ठभूमि है, वो मेरे मानने में अभी तो 2 साल तक कम से कम तो, और या कह लीजिए 2024 के चुनाव में तो खत्म होता नहीं दिखाई देता है। क्योंकि मुख्तार अंसारी राजनीति के किंग मेकर नहीं थे। मुख्तार अंसारी अपराध के किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के किंग मेकर अफजाल अंसारी है। ये अलग बात है कि मुख्तार अंसारी को बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया, उनको बहुत ज्यादा परोसा गया, बहुत ज्यादा जनता के बीच में बताया गया। मुख्तार अंसारी भले ही विधायक हुए, लेकिन राजनीति के पीछे असली किरदार अफजाल अंसारी की होती है। और अफजाल अंसारी वर्तमान में गाजीपुर से लोकसभा, तो इस इलाके में विशेष तौर पर गाजीपुर, मऊ, घोसी, सलेमपुर, चंदौली, इन सब इलाके में कुछ आपको लगता है कि मुख्तार को लेकर कोई लोगों में सिंपैथी भी है क्या? जो मुख्तार के जो अपने वोट हैं, तो वो तो सिंपैथी रखेंगे ही रखेंगे। राजनीतिक लोगों की दूरियां हो सकती हैं। अफजाल अंसारी अगर गाजीपुर से अगर विधायक लोकसभा का सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी के अलावा जो मुख्तार पर जो इतना ड्रेडेड क्रिमिनल हो, घोषित माफिया हो, उसके कारनामे जग जाहिर हो, ऐसे लोगों से लोग सिंपैथी रखते हैं। सिंपैथी जब राजनीतिक पार्टियां रख रही हैं, राजनीतिक दल रख रहे हैं, तो लोगों को रखने में क्या उनकी गलती है? रखनी नहीं। आपने बड़ी ऊंची बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब राजनीतिक पार्टियां रखती हैं तो आम आदमी को रखने में इसमें क्या गुरेज है। आपका शुक्रिया आनंद जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। मनोज उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। आरोप लग रहा है और अंसारी फैमिली खुलकर आरोप लगा रही है कि ये साजिश है। देखिए ब्रजेश जी, आरोप लगना और तथ्य के साथ लगना, इसमें दोनों में अलग अलग अंतर है। अब आरोप लगाना है भाई, वो एक अपराधी की तरह जेल में थे। अब किसी की तबीयत खराब होने पे, चाहे अटैक आया या जिस भी कारण से उनकी जो हत्या हो, इसमें कोई ये ईश्वर के रूप में, एक कहावत हमारे पूर्वांचल की है कि ईश्वर के वहाँ देर है अंधेर नहीं। जब हमने जो इन्होंने बोया था, आज कहीं ना कहीं पाप का घड़ा जब आदमी का भरता है तो अपने आप इसमें सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी जो है संविधान के खिलाफ हम काम करने के लिए नहीं है। हमने लगातार इनको जिस प्रकार से आप देखिए, अब तबीयत खराब हुआ, उनको जो उनके संविधान के दायरे में जिस तरह से उनकी इलाज हुआ, वो सारी चीज़ें की सरकार ने और ऊपर से वहाँ जो जेल प्रशासन है उन्होंने करने का काम किया था। रह गई बात है इस तरह से आरोप लगाना, आदमी को उनको डाउट, कई ऐसे अपराधी हैं जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में हमको नहीं रहना है, क्योंकि ये अब वो सरकार नहीं है जिसके पहले जब मुख्तार अंसारी, आप भी देखे होंगे कि किस प्रकार से शैलेंद्र सिंह को हम भूल नहीं सकते अगर मुख्तार अंसारी की बात करते हैं,
किस प्रकार से उन्होंने, जब यही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में लगातार आपने देखा होगा कि उन्होंने इसको जांच का आदेश दिया, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस प्रकार से जांच हुआ। जब पोटा लगाने की बात आई तो किस तरह से शैलेंद्र सिंह को सामना करना पड़ा, किस तरह से अपनी जो है नौकरी छोड़नी पड़ी और उनके ऊपर दोबारा मुकदमे करवा दिए गए। तो इस तरह से पुलिस वाले ताहत उनसे डरते थे। तो अब आप इस बात के हम आकलन नहीं कर सकते कि उनको कौन जहर दे सकता है। इस बात का उनकी मौत से क्या ताल्लुक है? उनके घर का आरोप है और उन्होंने लिखित भी दिया था। आपने अभी तो आपने इसकी कोई इंडिपेंडेंट जांच करवाई या नहीं करवाई? अब मेडिकल रिपोर्ट जब पोस्टमार्टम हुआ तो आपने भी इसको आप पोस्टमार्टम तो साझा करना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल साझा होगा, बिना उसको छिपाया थोड़ी ना जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाहिर सी बात है उनके परिजनों को दिया जाएगा और देने के बाद, और रह गई बात, आप भी अगर उनको लग रहा है तो जांच भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के साथ काम करती है और पारदर्शिता को देखते हुए हम लगातार उनके परिजनों को अगर उनके लग रहा है तो उनकी जांच भी होगी और सामने आएगा। रह गई बात विपक्ष का आरोप, विपक्ष का आरोप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे? बिल्कुल, अगर उनके मांग है तो अब जैसे पोस्टमार्टम का हुआ, देखिए उनको ये टीम, डॉक्टरों की टीम लगा के करवाई गई और पूरा वीडियोग्राफी के माध्यम से हुआ है। कोई इसमें नहीं, इसी तरह से पारदर्शिता के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार पूरी तरह से अपनी कोशिश करेगी। मेरे साथ मनोज काका मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी क्या राय रखती है और क्या धारणा रखती है? क्या हुआ ये? देखिए, समाजवादी पार्टी जो आधार रखती है और जो राय रखती है वो वही राय रखती है जो संविधान में, और संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सबके साथ कानून सम्मत बात होनी चाहिए। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात उठाया कि न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, अस्पताल ले जाते समय, कहीं न्यायिक व्यवस्था में ले जाते समय सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हुई। सवाल सिर्फ एक मुख्तार अंसारी का नहीं है। क्या आप इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था डेवलप करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी में पत्रकार के भेष में लोगों पर गोली चल जाएगी? क्या आप इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेंगे कि जो व्यक्ति आईसीयू में है उसको 12 घंटे के अंदर फिर हॉस्पिटल भेज दिया गया? क्या आपने ये क्यों नहीं सुनिश्चित करा? आप इसे साजिश मानते हैं या फिर बीमारी से हुई मौत? हम क्या मानते हैं? हम नहीं, हम ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उत्तर प्रदेश समेत इस देश के 140 करोड़ जनमानस का है। हम वही बात कह रहे हैं कि जो संविधान सम्मत हो। क्या ये साबित नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जुडिशियल कस्टडी में सबसे ज्यादा मौत हो रही है? मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूं, आप जनरलाइज हो जा रहे हैं। मैं जनरलाइज, मुख्तार अंसारी की मौत को आप साजिश मानते हैं या फिर बीमारी से हुई मौत? हम वही मानते हैं जो उनका परिवार मानता है, जो उनके अपने लोग मानते हैं कि वो साजिश है। और स्वयं मुख्तार अंसारी ने कहा, मरने से पहले उन्होंने कहा कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो सरकार की तो महती जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सबसे महती जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो उनको क्यों नहीं व्यवस्था दी गई, उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? तो आप इतने विचलित क्यों हो गए? कहां हम विचलित हैं साहब? ये तो आपका अपना दृष्टिकोण हो रहा है, आपको मेरे में विचलन कहां दिख रही है? हम उन माफियाओं पर पूछे तो जनरलाइज थे, अब जैसे ही पूछा तो फिर आप तब खुले। अरे बिल्कुल, मैं खुल रहा हूं। मैं तो चाह रहा हूं कि आप सवाल किस तरह की जांच होनी चाहिए? मैं तो चाह रहा हूं कि आप सवाल उठाइए कि उत्तर प्रदेश में जांच क्या होनी चाहिए? जांच बिल्कुल होनी चाहिए, किसी सिटिंग जज से होनी चाहिए। सिटिंग जज से, सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के देखरेख में जांच होनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत ही नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराओ इन्वेस्टिगेशन। अरे आपने पूछा कि जांच कैसी होनी चाहिए, उस पर हम जवाब दे रहे हैं। और दूसरा, आपने विचलन का बात किया। आप सुन लीजिए, आपको सवाल करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मुकदमे और अपराध है मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों के। एक आंकड़ा आपको और बता रहे हैं, 10 अप्रैल 1986 में हमारे जनपद चंदौली में एक यादव परिवार, एक पिछड़े परिवार के प्रधान समेत 4 नौनिहालों की साहब हत्या कर दी गई। 4 नौनिहालों को, दूध पीते नौनिहालों, किसने कर दी? गोद में खींच के करी गई। किसने कर दी? अरे मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों ने करा। का नाम तो लो। अरे नाम हम तो अनेकों बार नाम लिए हैं, नाम लेने में क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो चाह रहा हूं कि जो बनारस का माफिया है, क्या नाम है? जो बनारस का माफिया है, कौन है भैया? जो गाजीपुर का माफिया है, जो मिर्जापुर का माफिया, वो सब मुख्यमंत्री आजकल बदलगीर हो गए हैं। उन पर कार्रवाई कब होगी? तो सुन तो लीजिए, आज जो 26 माफियाओं की लिस्ट आई है उसमें बनारस का कोई माफिया का नाम तो नहीं है? बनारस के माफिया का नाम नहीं है? नहीं। अच्छा, ब्रजेश सिंह का नाम नहीं है? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? तो अब आप ये सवाल 26 की लिस्ट में नाम नहीं है। संत हो गए हैं तो क्या कहा जाए? 26 की लिस्ट में नाम नहीं है। अब आप ये तो सवाल करिए,
अब आप ये तो सवाल करिए, ये इसी तो तो कह रहा हूं पता करके अपन। अरे आपको तो ये सरकार से सवाल करना चाहिए ना कि क्या स्वजाति माफियाओं को अब बरी कर दिया जा रहा है, या जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वयं के मुकदमे वापस ले लिए इस तरह उनके मुकदमे वापस ले लेंगे। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि आप थैंक यू। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को मैं खत्म कर रहा हूं। वो जो बात है, एक बात नहीं है कि हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो आप इस तरह से कौन सी आह भर लिया? अरे आह की कौन सी आह भर लिया आपने उत्तर प्रदेश को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण में नहीं देखा है आपने? अभी हमीरपुर में क्या हुआ, अभी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 5 दिन पहले की बात है, कैसे हुआ, एक युवा को मार दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं कि किसी रिटायर्ड जज से या मौजूदा जज से इंक्वायरी हो? हम चाहते हैं उसी की नहीं, ये गृह मंत्रालय के और एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि पूरे देश के 28 प्रांतों में सबसे ज्यादा अगर कहीं पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में सरकार संरक्षित अगर मौत हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। और उसकी सभी मौतों की पुष्पेंद्र यादव से लेकर के और मुख्तार अंसारी के सभी मौतों की जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी माफिया अपराधी थे या नहीं थे? ये तो कानून तय करेगा। राम रहीम क्या थे, जरा जवाब दीजिए। राम रहीम का चारण चंपन करती भारतीय जनता पार्टी। राम रहीम को आप कंपैरिजन कर रहे हो? मैं क्या कौन होता हूं? वो तो न्यायिक व्यवस्था, अगर न्यायालय ने किसी को अपराधी कहा है तो अपराधी रहे तो सजा याफ्ता। लेकिन सवाल यह है सजा हो चुकी थी उन्हें तो कई मामलों में, इसलिए सरकार मार देगी? सजा याफ्ता राम रहीम है, मार दिए जाएंगे? आप जवाब दीजिए साहब, आपसे सवाल नहीं, जवाब तो आपने देना ना, मैं तो केवल पूछ रहा हूं। देते हैं एक अपराधी को आए दिन पेरोल देते हैं, उसकी स्तुति गान होती है, तो क्या इस देश में अलग अलग अपराधियों के लिए अलग अलग कानून है? जरा जवाब दीजिए आप। मुख्तार अंसारी को आप माफिया नहीं मानते? मैं कह रहा हूं कि हम सभी, अभी तो आपके पत्रकार साथी ने कितना स्पष्ट बताया। आप अपना बताओ, ये गोल पोस्ट मत बदलो, गोल पोस्ट मत बदलो। हो सकता है ये मैं आप माफिया मानते हो नहीं मानते हो? मैं हर उस व्यक्ति को माफिया मानता हूं जो कानून के खिलाफ काम करता है। मुख्तार अंसारी किए थे काम? अब ये तो कानून तय किया था, अगर कानून ने दोषी तय किया था किसी मामले में, अभी देश के ठीक, मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं और ऑप्शन थे, बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, मुख्तार अंसारी की मौत को आपकी पार्टी किस दृष्टिकोण से देखती है? क्या यह आप इत्तेफाक है, बीमारी है या कोई साजिश है? ये हमारे दृष्टिकोण की बात नहीं है ब्रजेश जी, ये समाज के दृष्टिकोण की बात है। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय संविधान का शासन नहीं है, कहीं ना कहीं जंगल राज की तरफ है। फाइट फॉर राइट नहीं है, माइट इज़ राइट है। हम आपको 2-3 चीज़ें बताते हैं बहुत स्पष्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सुलखान सिंह जी का कि उन्होंने काफ़ी बातें एकदम सीधे सीधे कही और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बहुत साफ कहा कि साहब, अगर कोई अपराधी या आरोपी आरोप लगा रहा है कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, कोई आदमी पिछले 2 साल से चिल्ला रहा है कि मेरे मारने की साजिश हो रही है, कोई आदमी ये कह रहा है कि मुझे जेल में इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, गोली तक मारने का मुझे संदेह है, क्योंकि उसी बांदा जेल में 1.5 साल पहले एक शूट आउट हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 अपराधियों को अंदर पुल क्या नाम, एक बरेली या रायबरेली के अपराधी ने मार दिया था, आपको याद होगा, उसी बांदा जेल या चित्रकूट जेल की बात है। इस उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर अपराधियों के पास असलहे आ जा रहे हैं। मुन्ना बजरंगी को झांसी की जेल से ले जाकर के बागपत की जेल में ठोक दिया जाता है, आपके सामने है। और उसके बाद हम लोग ये आरोप लगाते हैं कि फलाना, भाई चाहे कोई अपराधी हो, उसकी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शायद चल रही है, चाहे कुछ भी चल रही हो साहब, 2 चीजें तो हुई ना। एक बात तो आप नहीं, सुलखान सिंह जी मांग रहे थे सीबीआई ने, चल तो रही है 5 साल से। पहले मेरी बात तो सुनिए, वही 5 साल से चल रही है, अभी 10 साल और चलेगी, जब तक भाजपा की सरकार, अभी आप 2024 में खत्म होने दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। मैं आप देखिए, हम लोग विषयांतर ना करें। मैं आपसे 2-3 चीजें महत्वपूर्ण कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, न जेलें सुरक्षित, न अस्पताल सुरक्षित, न कचहरी सुरक्षित। आप मुझे यह बताइए कि सुरक्षित क्या है उत्तर प्रदेश में? आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित नहीं, क्योंकि लड़की आम बहुत लोग ये मानते हैं कि अपराधी ही तो मरा है, नहीं तो ऐसा भी लॉजिक लोग देते हैं। मैं इस बात से, आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके ट्वीट के नीचे काफी लोगों ने लिखा है। मैं आपको बताता हूं, एक चीज जान लीजिए कि सोशल मीडिया से संविधान नहीं, देश संविधान से चलता है, सोशल मीडिया से नहीं। ना मीडिया से चलता है, ना सोशल मीडिया से चलता है। अगर देश में कानून का राज नहीं रहेगा तो यकीन मानिए मेरे और आपके भरोसे के बीच में सिर्फ संविधान है।
ये ब्रजेश जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, सत्ताएं आती रहती हैं, सत्ताएं जाती रहती हैं। अगर हम लोग संविधान को मानने वाले लोग होंगे तो मेरे और आपके बीच में एक विश्वास का सेतु है, वो संविधान है। 40 साल तक अंडरवर्ल्ड पे हुकूमत करने वाला, इतने मर्डर, एक्सटॉर्शन, जमीनें कब्जे करने वाले के लिए संविधान ने तो कोई कार्रवाई, बहुत वक्त लग गया। नहीं, मैं आपको बताऊं, सजा तो अभी हुई है कुछ साल पहले। मैं आपको बताता हूं इतना समय कैसे लगा। देखिए, देश में सजा देने का काम मेरा और आपका, सोशल मीडिया का, मीडिया का या सरकार का नहीं है। देश में सजा देने का काम सिर्फ अदालत का है। अदालत सम्मत सजा किसी भी अपराधी को मिले, वो तिल तिल करके मरे। अपराधी को अगर उसको फांसी होनी है तो फांसी हो, उसको आजीवन सजा होनी है तो आजीवन सजा हो और कठोरता से पालन हो। लेकिन अपराधी को झांसी जेल से ले जाकर के बागपत जेल में शूट आउट कर दिया जाए, ये मंजूर नहीं है संविधान को। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? हम तो इस मामले में क्या चाहते हैं? हम दो चीजें हमारा बड़ा स्पष्ट है कि मुख्तार अंसारी एक नाम है और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कानून व्यवस्था के नाम पर माइट इज राइट जो चल रहा है, इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच में सारे पहलुओं को लिया जाना चाहिए और उन पहलुओं के साथ साथ यह भी लिया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। कोई मुझसे कह रहा था, क्या नाम, आज मैंने सुना था कहीं पर कि कोई किसी माफिया के खिलाफ मुख्तार अंसारी को एक गवाही देनी थी जिसमें उस माफिया की सजा तय होनी थी। पिछले 2 साल से वो गवाही नहीं हो पा रही थी, लगातार कोई ना कोई पेंच फंसाया जा रहा था। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भाई उस माफिया के खिलाफ तो आप चाहते हो कि कोई जज के हाईएस्ट, हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूं जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हो, किसी सिटिंग जज के उससे ये इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और न्याय मिल सके और संविधान की रक्षा हो सके। यहां पर मुख्तार अंसारी की, फिर मैं कहता हूं, बात नहीं है। मसला यह है कि संविधान को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी को न्याय के लिए न्याय मांगती है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जंगल राज व्यवस्था के खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहती है। मुख्तार अंसारी के लिए मुख्तार अंसारी उसमें से एक हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि मुझे विष दिया जा रहा है। सबके लिए आप इंक्वायरी मांग कर रहे हो कि सिर्फ मुख्तार नहीं? ये क्योंकि ये घटना हुई, इस घटना में मुन्ना बजरंगी को भी शामिल किया जाए। इस घटना में जहां पे कचहरी में शूट आउट हो रहे हैं उसको भी शामिल किया जाए। और जो उस घटना में जनरल इंक्वायरी आप चाहते हैं? नहीं, मुख्तार अंसारी के केस के साथ में बिल्कुल जनरल इंक्वायरी हो गई। ये जंगल राज एक टोटल कोलैप्स है। सिर्फ मुख्तार के लिए आप नहीं मांग रहे, आप सबके लिए मांग रहे हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक बात बताइए ना, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं, भाजपा का लॉ चल रहा है। और सुलखान सिंह जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं इस कार्यक्रम में, फॉर्मर डीजीपी हैं। सुलखान सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम लोग को बताइए कि जब किसी को जुडिशियल कस्टडी में जेल में रखा जाता है तो जेल मैनुअल में उसके इलाज के क्या क्या उसको अधिकार हासिल होते हैं, और ये घटना हुई, इस घटना में उसे क्या इलाज मिलना चाहिए था जो आपको लगता है कि समय से नहीं मिला, या कोई कॉन्स्पिरेसी आप देख रहे हैं इसमें? हिसाब से प्रिजनर को सभी इलाज इंक्लूडिंग विशेषज्ञ इलाज, चाहे उसको मेडिकल कॉलेज जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, अनुमन्य है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ गलती हुई, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जी। लेकिन जो भी अवेलेबल सुविधाएं हैं वो उसको सभी उपलब्ध कराई जानी चाहिए प्रत्येक बंदी को। पर जब सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया, एडीजी का भी स्टेटमेंट आ गया, जुडिशियल इंक्वायरी वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कराने का ऐलान भी कर दिया, डाउट कहां पे लग रहा है आपको सर? डाउट इसलिए होता है कि आरोप लगाने के बाद ये घटना हुई है और जेल की कस्टडी में या पुलिस की कस्टडी में अगर कोई मृत्यु होती है तो उसका पंचायतनामा धारा 174 सीआरपीसी के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में पंचायतनामा डीजीएम या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही भरा गया होगा। और इसके अलावा जुडिशियल इंक्वायरी किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाने न तो कहीं प्रावधान है न इसका कोई औचित्य है। रही बात हाईकोर्ट के जज से या सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच कराने की, तो एक व्यापक जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है जो तय करे कि इस तरह की घटनाएं पहले कितनी हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है, कहाँ कहाँ सिस्टम का फेलियर हुआ है। लेकिन क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। एक वर्ग है सर जो ये मानता है कि अरे माफिया ही तो मरा, अपराधी तो मरा, उसने कितना क्राइम किया था, कितनी हत्याएं कराई थी, कितनी डकैतियां, कितना एक्सटॉर्शन लिया था। पीलीभीत में 91 में
बहुत ही खतरनाक आतंकवादी मारे गए थे और उसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई गई थी, जिन्होंने पुलिस को पूरा क्लीन चिट दिया था। लेकिन उसी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट लगाई और उसमें 45 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई। जुडिशियल इंक्वायरी का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोई महत्व नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी का यह है कि क्योंकि कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, इसलिए सभी की एक साथ अगर जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो उनके रोकथाम के बारे में, उनके पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में, क्या परिस्थितियां हुई, कैसे परिस्थितियां पैदा हो रही, ये सब पूरी इसमें शामिल की जाती है। जैसे कुछ दिन पहले विकास दुबे के मामले में, मेरे ख्याल अगर नाम सही है तो जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, उसमें यह सब देखा जाना चाहिए था कि ये अधिकारी बार बार वहीं क्यों पोस्ट पर जा रहे हैं, नियम विरुद्ध क्यों पोस्टिंग हो रही है अधिकारियों की, तो उससे भी क्राइम होने लगते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें ऐसी हैं तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। जी, आप चाहते हैं कि इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो? कर सकती है। ऑलराइट सर, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीरेंद्र जी, कल से लेकर आज तक जो भी गतिविधियां रहीं, क्या ताजा जानकारी आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 बहुत बड़े नाम हुआ करते थे, मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। क्रिमिनल, माफिया, अपराधी, जो कहना चाहें कहें, ये सब इन सब की परिभाषा से बहुत ऊपर थे और सफ़ेद पोश भी रहे। मुख्तार अंसारी 63 साल की उम्र तक जिंदा रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 5 बार विधायक बने, जिसमें से 3 बार वो जेल से जीते चुनाव। तो जो इतना दुर्दांत नाम रहा हो, जिसका इतना आपराधिक इतिहास हो, कई दर्जन मुकदमे हो, मुख्तार अंसारी के मरने से पूर्वांचल में खास तौर से अब कोई बड़ा क्रिमिनल ऐसा नाम नहीं रह गया है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कि जिसको कहा जाए कि वो माफिया बहुत बड़ा है। ये अंतिम माफिया था जिसकी मौत अस्पताल में हुई है। ब्रजेश जी, कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई तब लोगों ने AK-47 के बारे में सुना। बताया जाता है कि 500 राउंड गोलियां चली थी उस गाड़ी में। उस समय उनके साथ 6 लोग थे, 6 मारे गए थे। कृष्णानंद राय चोटी रखते थे तो हत्यारे ने उनकी चोटी काट ली थी और बाद में मुख्तार, चूंकि उस समय जेल में थे, लेकिन उनको पूरी इसकी जानकारी थी, वो चोटी उनको दिखाई गई थी, चुटिया काट ले गए थे कृष्णानंद राय की। तो ये मुख्तार अंसारी का एक सबसे बड़ा अपराध तब प्रकाश में आया। वैसे तो रेलवे के ठेके से लेके बनारस, गाजीपुर, तमाम सारा उनका कार्यक्रम चलता रहता था। मुख्तार जेल में रहे, वहां दरबार लगाते रहे। जेल से वो विधानसभा की कार्रवाई में आते थे जी, सत्रों में भाग लेते थे, वोट भी डालने आते थे और उनके भाई विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे। उनका बेटा, उनका भतीजा आज भी विधायक है जी। तो एक राजनीतिक रसूख उनका रहा। अपने इलाके में वो अब आज रॉबिन हुड के तौर पर भले देखे या कहे जा रहे हों, लेकिन हत्याओं से, अपराध से उनका एक बहुत बड़ा पुराना नाता रहा है। सरकारों के संरक्षण के बिना ये चीजें नहीं चल सकती थी और अदालत ने उनको जब कई मामलों में सजा देना शुरू किया तब से वो जेल में थे। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उन पर सख्ती बढ़ी। वो पंजाब से यूपी की जेल में आने को तैयार नहीं थे, जिसको लेकर बड़ा घमासान मचा और करीब 1 साल की मेहनत के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में लाया गया था। वो सजा याफ्ता बंदी थे, उनकी मौत सजा याफ्ता बंदी के तौर पर हुई है। जितना बड़ा क्रिमिनल उतनी बड़ी उसकी पर्सनालिटी, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा। गाजीपुर से लखनऊ और दिल्ली, नोएडा तक उसका साम्राज्य लोग थर्राते थे। जमीनों में, बिल्डरों पर, बड़े बड़े ठेकों में अगर नाम आ गया तो कहते हैं कि ठेकेदार पेशाब कर मारते थे पैंट में। इतना भय था मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का अंत लेकिन इतना कह ले कि कमजोर होगा, इतना कष्टकारी होगा, ये हर व्यक्ति को देखना चाहिए जी। मुख्तार
एक ऐसा माफिया था जो अतीक के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुख्यात माना गया। और उसने एक शेर पढ़ा था कुछ दिन पहले जब ईडी के कस्टडी में था, और बहुत बहादुरी के साथ अदालत से निकलकर उसने कहा था कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। मेरे हौसलों की परीक्षा ली जा रही है और तुम समझते हो कि मैं घबरा गया हूं। ज्यादा समय नहीं बीता है, 1.5 साल पहले प्रयागराज में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन एक दिन सबका अंत होता है और मुख्तार को भी सजा याफ्ता मुलजिम के तौर पर उनकी मौत हुई है। ब्रजेश जी, क्रिमिनल चाहे जितना बड़ा हो, समाज चाहता है कि शांति रहे, वो अपराधी को कभी पसंद नहीं करता है। मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में गोलियों से भून दिया गया, आज तक उस पर कोई खुलासा नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अंत इस बात से होता है कि अपराधी था, मारा गया, इसमें किसी का क्या नुकसान। जिनके घरों के चिराग बुझे, जिन महिलाओं के सुहाग उजड़े, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिन लोगों की जमीनें मकानें कब्जा हो गईं, उनके दिल को आज बड़ा सुकून भी मिला होगा। ये अलग बात है कि मुख्तार जनप्रतिनिधि रहे, लगातार चुनाव जीतते रहे, अपने क्षेत्र की जनता में वो लोकप्रिय थे। ये एक नए रॉबिनहुड की पहचान भी है और एक नया उदाहरण भी आप देख सकते हैं। हम लोग किताबों में रॉबिनहुड को सुनते थे। मुख्तार जैसे लोग ही, जब कृष्णानंद राय की ब्रजेश जी हत्या हुई थी तो राजनाथ सिंह ने 14 दिन तक जिला मुख्यालय पे धरना दिया था गाजीपुर में, जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं। और कृष्णानंद राय मनोज सिन्हा के चेले थे, जो आज जम्मू कश्मीर के एलजी हैं जी। उनका भी बड़ा उनका पुराना नाता था। लेकिन आज देखिए, एक और तो मुख्तार मरे, मान लीजिए वो सजा याफ्ता थे कि उनको अदालत ने सजा दे रखी थी जी। मुख्तार के साथ बहुत सारे लोगों के नाम भी जुड़े थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को कैटेगरी सुरक्षा भी मिल रही है, बहुत सारे लोगों को सरकार ने पुचकारा भी है। तो ये भी है, तमाम उसमें है क्या किसका किसका नाम लिया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि न्याय वह है जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। यह नहीं है कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए और खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। हमारे देश में ये बड़ी समस्या हमेशा रही है। इस दुनिया की अदालत में मिला जाए या किसी दूसरी अदालत में मिला जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जुर्म और अपराध की सजा हमेशा मिलती है और वक्त पर जी जिसको मरना है वो तो मरेगा ही जी। बहरहाल सुनिएगा, जब अपराधी को सजा नहीं मिलती है, देर से मिलती है, तो तमाम सारी विकृतियां पैदा होती हैं। अदालतों पर भी लोग उंगलियां उठाते हैं, आलोचना करते हैं। तो सुनिएगा कि खरगोश सा अपराध, कछुए सा न्याय, एक दिन बंद हो जाएगा ये भी अध्याय। अपराधी अपराध करके जब तक बचता रहेगा तब तक इसी तरह का बेहिसाब जुर्म बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी एस्पेक्ट पर खुलकर हमारे साथ अपने ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आनंद गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं मऊ से, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, स्थानीय मामलों के जानकार भी हैं। आनंद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और हम सबको ये बताइए कि मुख्तार अंसारी की इस मौत के बाद गाजीपुर, मऊ और ये जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, गाजीपुर लोकसभा और घोसी लोकसभा में मुख्तार की मौत के बाद इनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। मान लीजिए गाजीपुर में तो डायरेक्ट उनके भाई खुद अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और मऊ में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जो भी प्रत्याशी यहाँ पे राजीव राय जी आए हैं, तो कहीं न कहीं बसपा का कैंडिडेट यहाँ पे आना बाकी है जी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट मुख्तार के वोटों का पड़ेगा गैर भाजपा पे।
लेकिन रह गई दूसरी बात कि यहाँ पे जो मुख्तार अंसारी के बेटे सदर विधायक हैं, वो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से सदर विधायक हैं और उनका एनडीए से गठबंधन है। तो वो एनडीए राजभर जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना? नहीं आया? नहीं है। अच्छा हाँ बोले आनंद जी, कंटिन्यू। तो ओम प्रकाश राजभर जी के जो यहाँ पे सदर विधानसभा के विधायक हैं अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो अपने दल के साथ यहाँ पे वोट मांगेंगे या अपने दल के विपरीत वोट मांगेंगे या वोट नहीं मांगेंगे, उनपे भी ये देखना होगा कि वो किसके लिए वोट मांगते हैं। लेकिन वो अगर भाजपा के लिए भी, अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी वोट मांगेंगे, अगर ओम प्रकाश राजभर की बेटी के लिए भी, तो यहाँ पे उनके ही लोग उनको वोट देंगे नहीं। मतलब ये सबसे ज्यादा असहज स्थिति राजभर के लिए, आप ऐसा कह रहे हो? जी बिल्कुल है। नहीं, असहज स्थिति राजभर के लिए क्या है, भाजपा बताए ना कि वो अब्बास किसके हैं, एनडीए के हिस्सा है या नहीं है। ये गंभीर विषय है, बड़ी बात है कि अगर मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, अपराधी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर उनके बेटे को भाजपा स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है। ऑलराइट, इसका सही जवाब तो मनोज जी देंगे, यहाँ बैठे हैं। बताइए अब्बास किसके साथ हैं? देखिए, वो ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक पार्टी से बिल्कुल विधायक हैं, इसमें कोई शक और उनकी पार्टी आपको सपोर्ट करती है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। रह गई बात उनकी, अगर वो भी उसी कृत्य में शामिल हैं तो बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी इस बात से जो है बिल्कुल वो नहीं करेगी कि अब्बास भारतीय जनता पार्टी। आनंद गुप्ता के सवाल का स्पेसिफिक जवाब दीजिए, अब्बास अंसारी का सपोर्ट लिया या नहीं लिया आपने? नहीं, अभी हमने उनकी पार्टी का तो आप सपोर्ट है? राजभर जी तय करेंगे कि जो है उनके विधायक को क्या करना है। तो भाई कोई चिट्ठी दिखाइए कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा हो कि हम सिर्फ 5 का सपोर्ट दे रहे हैं, 1 का नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपसे ब्रिजेश जी कि हमने ओम प्रकाश राजभर जी का सपोर्ट, हमने सुभाषपा का सपोर्ट बिल्कुल लिया है। एनडीए के वो हिस्से हैं, एक परिवार की तरह, लेकिन अब उनके विधायकों को उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ये कुछ मामले जो उनकी पार्टी के हैं, पार्टी के विधायक हैं, तो पार्टी के द्वारा वो हम राष्ट्रीय अध्यक्षों से और इनके जो विधायक हैं, हाँ अब अगर उनका भैया जिनसे आपने गठबंधन किया है वो तो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनकी पार्टी से किया है आपने। हमने मुख्तार अंसारी के बेटे से या तो उनको माइनस करके आप करते, कोई बयान जारी करते जी, हमने मानता हमने जो है टेक्निकली तो आपके सपोर्टर है ना अभी। हाँ, वो ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम, ओम प्रकाश राजभर जी का मामला है कि वो उनका समर्थन कैसे करते हैं, क्या करेंगे, वो जब समय आएगा तो उस पर भी पार्टी जो है अपना रुख बिल्कुल क्लियर करके आपको या आपके चैनल द्वारा बताया जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपके उसमें अभी बता दूं, अभी हमारे देखिए सुरेंद्र मित्र जी ने कहा कि किस प्रकार से जंगल राज था। बिल्कुल जंगल राज आज है, क्योंकि आज जनता सुरक्षित है। तब इनको जंगल राज नहीं लगा जब इसके पहले जनता के ऊपर किस प्रकार से खून की नदियां चलती थी, तब वो जंगल राज है, तब वो सुशासन इनका था। तो इस नाते सुरेंद्र राजपूत जी को निगाह में ये जंगल राज चल रहा, क्योंकि आज जनता खुश है और जनता का कहीं भी एक भी दंगे नहीं हुए, तो इस नाते जंगल राज इनका साबित हो गया। और जब दंगे पे दंगे होते थे तो वो जंगल राज नहीं था। ये इनका जो सोच है, कांग्रेस का सोच है, कैसा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 1 से 5 सेकंड कि अभी देखिए हमारे एक सपा के मित्र ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, संविधान की बात अखिलेश यादव जी ने भी कहा, लेकिन आज उनको संविधान की याद आई, तब संविधान की याद नहीं आई जब शैलेंद्र सिंह ने जब उस पर कार्रवाई करने के कदम बढ़ाया और उसी को किस तरह से उनको फंसाने का काम और किस प्रकार से जो है दंगा कर। शैलेंद्र सिंह को किसने परेशान किया था? बिल्कुल जब शैलेंद्र सरकार में हुए, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने फिर पद्म विभूषण क्यों दिया आपकी सरकार ने, अगर मुलायम सिंह इतना खराब काम करके? मैं आपके ब्रिजेश जी मैं वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पद्म विभूषण समझते हो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब भारत रत्न के ठीक पहले वाला, अब आप इल्जाम भी लगा रहे हो। नहीं, मैं वही भी तो कह रहा हूं कि उसके लिए हम ये नहीं करें कि जो गलत काम है उसको मैं गलत कहूंगा, जो सही है उसके लिए उनको जो इनाम पुरस्कार मिला उसका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन रह गए जो गलत किया उन्होंने उसको हम कहेंगे और कहना पड़ेगा। इनका ये मानना है कि आप मुख्तार अंसारी को शेल्टर दिए थे। देखिए, हम लोग जब संवैधानिक बात करते हैं, और आपने तो बड़ी बात कह दी कि देश का सर्वोच्च द्वितीय नागरिक पुरस्कार श्रद्धेय नेताजी को मिला है और कभी प्रथम भी मिलेगा, भारत रत्न भी, चूंकि इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचित तबके की मांग है। जो सवाल यह है कि सिर्फ एक जो और जो बात चल रही है कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वो हैं विधायक अंसार। अरे मुख्तार अंसारी के परिवार के आपने पूछा पहले कि मुख्तार अंसारी कौन थे, तो मुख्तार अंसारी के जो दादा थे मुख्तार अहमद अंसारी, वो इस देश में 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ब्रिगेडियर उस्मान उनके नाना थे।
वो 1947 के योद्धा थे, तो उनके परिवार के लोगों का यह भी परिचय हो कि उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी है, माफीनामे की नहीं है। एक उसमें मुख्तार भी प्रकरण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और ये पूरा समाज कह रहा है, लेकिन उनके घर को इस तरह से, और उनके जो एक जो उनका भतीजा हमारे पार्टी से जो विधायक है, विदेश से पढ़ा हुआ बहुत शालीन व्यक्ति है, हम लोग तो उनको तक जानते हैं। सवाल यह है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा है आज भी, कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो क्यों ऐसा है कि देश के गृह मंत्रालय और एनसीआरबी के जो आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है, सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में और न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में मौत हो रही है, तो उस पर उनको क्यों नहीं ग्लानि बोध होता है? और इस देश में और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या कोई व्यक्ति अगर कुछ भी गलती कर दे तो वह कुख्यात हो जाता है, और मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग जब करते हैं तो उनको विभूषित करते हैं? और अभी आपके स्टेट हेड ने बताया कि जिनके साथ वीडियो लीक हुई उनको तो सरकार ने सुरक्षा दिया है, उनके साथ क्या क्या संबंध है? कौन है वो? आप सारा नाम हम ही से क्यों जानना चाह रहे हैं? जेड श्रेणी सुरक्षा दिला दीजिए। आप सब नाम जानना चाह रहे हैं, मैं बोल दूंगा। आप इस तरह से टिंच कर रहे हो। आप ये जिम्मेदारी लीजिए। इस उत्तर प्रदेश में मामूली अपराध है, आए दिन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही। आप जेड श्रेणी सुरक्षा दिलाओ हमको, हम जो कहिए वो हमको भी चार्टर दिला दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? अरे साहब, आपने जो बात, आप हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। आप स्वयं सब जानते हैं, आपकी 4 दशक की पत्रकारिता है। 4 दशक इतने सीनियर नहीं है। आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि आप नाम लीजिए कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों का नाम कौन है? चंदौली का अपराधी कौन है? मिर्जापुर का अपराधी कौन है? जौनपुर का अपराधी कौन है? पश्चिम का अपराधी कौन है? ये आप नाम लीजिए। आपको नाम लेना चाहिए। नाम नहीं है तो अब सरकारी लिस्ट में तो सिर्फ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का कोई होगा, उसका नाम रहेगा। जी को डिबेट में आमंत्रित किए गए। ये बात है सुरेंद्र जी, 3 अगस्त 1991, जगह है चेतगंज, वाराणसी। कांग्रेस के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं अजय राय, उनके सगे भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी पे मुकदमा चला और अवधेश राय अजय राय के भाई की हत्या के आरोप में उन दोषी पाए गए और मुख्तार अंसारी को सजा हो गई। आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाई की हत्या मुख्तार अंसारी ने की, एस्टैब्लिश्ड है, सजा हुई। अब आप उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं? इंसाफ तो हम सबके लिए मांगेंगे, हमारा दोस्त हो, हमारा दुश्मन हो, हमारा कोई भी, क्योंकि इंसाफ मांगने में हम संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। इंसाफ हम मांगेंगे, इसलिए कहीं अजय राय जी ने तो फिर मुख्तार अंसारी की हत्या नहीं की ना। अजय राय जी ने तो गोली नहीं चलाई ना, क्योंकि उन्हें कानून पर भरोसा था, और कानून पर भरोसा उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी और मुख्तार अंसारी को सजा दिलाई। ये तो अपने आप में और आज आप मुख्तार अंसारी के साथ नहीं, हम मुख्तार अंसारी के साथ ने ये जो व्यवस्था है इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यवस्था ने, ये व्यवस्था चाहे अपराधी को दंड दे, चाहे वो सही आदमी को दंड दे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब यहां दंगे नहीं हुए। कासगंज में जो दंगा हुआ उसमें चंदन गुप्ता नाम का, इन्हीं का भाजपा का कार्यकर्ता मारा गया था, ब्रजेश जी, चंदन गुप्ता नाम था। और वहां पर उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, क्या नाम, प्रदेश अध्यक्ष थे। उस बच्चे के माँ बाप को हम आपको इतना रुपया देंगे, इतनी सरकारी नौकरी देंगे, ये करें। एक बार जरा आप एक काम करिए, मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं कि अपने भारत समाचार के पत्रकार को उस कासगंज में उस माँ बाप से एक बार मिल करके एक उसका आप रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी दोमुही पार्टी है, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का इस्तेमाल करती है और कांग्रेस में हत्या कराती है। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां जाके नहीं कर सकता बात। सर किया है, आप चाहिए तो मैं वीडियो दे दूंगा। मैं, मेरे पास अभी नहीं है, मैं दे दूंगा आपको, मेरे पास है बाकायदा, लेकिन कोई चलाने को तैयार नहीं। और जब वो महिला बेचारी यहां पर आती है अपने परिवार के साथ, सचिन गुप्ता है, चंदन गुप्ता नाम था उसका, जो आती है मुख्यमंत्री जी के पास और स्वतंत्र देव सिंह के पास, मिलने से इनकार कर दिया जाता है। मैं जो क्यों मैं आपको नहीं, तो ये बताओ कि आपकी जो ओपिनियन है, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया, दोगला कहूंगा तो दिक्कत होगी, दोहरा रवैया है कि अपने कार्यकर्ता का इस्तेमाल करो, उसके शव का इस्तेमाल करो, उसके खून का इस्तेमाल करो, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें चैनलों पे बैठ करके करो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भाई की हत्या करने में सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी के लिए आप तो न्याय मांग रहे थे। मैं तो कह रहा हूं, तो आपकी ओपिनियन से क्या अजय राय भी सहमत हैं? मैं देखिए, अब ये अजय राय जी ने कभी आपराधिक कृत्य किया मुख्तार जी के खिलाफ?
मुख्तार अंसारी के खिलाफ उन्होंने कोई कभी बंदूक उठाई नहीं, उन्होंने कानूनी रूप से उनको सजा दिलाई जो बिल्कुल विधि सम्मत है और कठोरता से दिलवाई उनकी पूरी। और अब आप लोग मुख्तार के लिए न्याय मांग रहे हैं? हम मुख्तार की जिस तरीके से, जिस बेरहमी से हत्या हुई है, जो आरोप खुद लगा रहे थे मुख्तार अंसारी के भाई मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, यह संविधान विरुद्ध है। हम मुन्ना बजरंगी जिसको जेल में बागपत में ठोक दिया गया, संविधान विरुद्ध। आपकी राय से आपके प्रदेश अध्यक्ष भी सहमत हैं? वो प्रदेश अध्यक्ष अगर सहमत ना होते तो अपराध के रास्ते पर जाते वो। उन्होंने तो कानून का रास्ता अपनाया ना मुख्तार अंसारी के लिए। मुख्तार अंसारी के लिए लड़ने के लिए, मुख्तार अंसारी से उन्होंने कानून सम्मत रास्ता अपनाया। तो अवधेश राय की हत्या करने के मुजरिम के लिए आपको न्याय चाहिए? मुझे हर उस आदमी के लिए न्याय चाहिए जिसका खिलाफ विधि के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा है, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। मैं अगला संविधान की अगला 1 मिनट आनंद गुप्ता को दूंगा। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए कि इस घटनाक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल भी उधर हो रहा है? जी क्या बोले भाई साहब? इस घटनाक्रम का, मुख्तार अंसारी की मौत का, कोई पॉलिटिकली भी यूज हो रहा है क्या उस इलाके में? नहीं, पॉलिटिकल यूज इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। बस प्रशासन अपनी शांति व्यवस्था बनाने की लोगों से अपील कर रही है और शांति व्यवस्था है और लोग शांति व्यवस्था में रह रहे हैं, चाहे मुख्तार के समर्थक हों चाहे विरोधी हों। और अभी राजनीतिक कोई पैतरा नहीं है। अभी तो जिसको दुखी होना है वो दुखी है, जिसको खुश होना है वो खुश हो रहा है। अब बाकी अगर राजनीतिक इसकी पैतरेबाजी खेलनी है तो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है, सामने है, जिसको इस्तेमाल करना होगा उसमें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। सुलखान सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।